नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फरवरी महीने के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को मैं कवर कराऊंगा। बहुत ही डिटेल कंटेंट होने वाला है। आप लोग वीकली वाइज भी बहुत ही अच्छे तरीके से रिविजन कर सकते हो अपना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जाइए गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को। बहुत ही शानदार ऐप है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड बैचेस भी लेना चाहते हो तो उनको भी ले सकते हो और हर एक महीने की मंथली मैगजीन भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन फरवरी मंथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो देखो, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं और फरवरी महीने की पहली तारीख को बजट लाया जाता है। तो ऐसे में बजट से क्वेश्चन और आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बनना तय होता है। तो यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा गया है जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस बार अनुमान लगाया गया है 6.5% का। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों में अंतर होता क्या है। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा, निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छी जानकारी रखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये बताता है कि पिछले वर्ष कैसा परफॉर्म किया सरकार ने, और बजट जो होता है ये बताता है कि अगले वर्ष किस प्रकार से हमें परफॉर्म करना है, किन किन क्षेत्रों पर पैसा खर्च करना है, कौन कौन सी योजनाएं लानी है, किस किस सेक्टर में सरकार के पैसे ज्यादा खर्च करने चाहिए, जो अभी जरूरत है, जो पिछली बार नहीं कर पाए थे, क्या ध्यान रखनी है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में। ये तो बजट में होता है। और आर्थिक सर्वेक्षण वही होता है जो पिछली बार का जो बजट लॉन्च किया गया था उसका सर्वेक्षण जारी किया जाता है, उसका एक सर्वे जारी किया जाता है कि जो पिछली बार का बजट था वो कितना कुछ हो पाया कंप्लीट की नहीं। अगर नहीं हो पाया तो फिर क्या कुछ कमी रह गई जिसको अगले में इंक्लूड किया जाए और सुधार किया जाए। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहां पर देखो, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि 2022-23 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रही। ठीक है। चलिए, और इसके अलावा देखो, ये कम हुआ है पिछले 3 सालों में, अगर देखा जाए ना तो ये कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, पिछली बार 8.3% था, उसके पहले और ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है ये तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आगे बजट के बारे में भी आगे बात करेंगे, टेंशन मत लो। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए, तो ये बनाए गए हैं एयर मार्शल एपी सिंह। यहाँ पर आपको देख पाएंगे आप इनको, एपी सिंह जी ये हैं, और इनको भारतीय सेना का नया वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनाया गया है। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, यानी कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वो है विवेक राम चौधरी जी। उनके भी सामने लगा दो आप एयर मार्शल, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, एपी सिंह, एयर मार्शल एपी सिंह। यहाँ पर आप देख पाओगे 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इस वजह से 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाते हैं। 1932 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई, तो लाडली बहना योजना शुरू किया है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की ये सरकार की ये योजना है। इसके तहत जो पात्र महिलाएं होंगी उनको 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा लाडली बहना योजना के तहत। तो ये दिया जाएगा गरीब विमेन को, गरीब महिलाओं को। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बुधनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं। आगे, मध्य प्रदेश के में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों शुरू हो चुका है खेलो इंडिया यूथ गेम। तो इसका इस बार है 5वां संस्करण, यानी इस बार मध्य प्रदेश में खेला गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 4 संस्करण इसके पहले के कहां कहां पर हुए, पहला संस्करण हुआ नई दिल्ली में, दूसरा हुआ पुणे में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में, चौथा हुआ पंचकुला हरियाणा में, और 5वां अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो ये 5 के 5 आपको याद रखना है कौन कौन कहां पर हुआ। ठीक है। तो 6,000 से ज्यादा एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया, 27 से ज्यादा स्पोर्ट्स में इसमें खेले जाएंगे, 27 ज्यादा खेल। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक ये चला, तत्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। ठीक, आगे, हाल ही में किस देश को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश नामित किया गया, तो बायो एशिया 2023 समिट जो होगा दोस्तों, इसमें पार्टनर कंट्री नामित किया गया है यूके को। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम को।
यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, यूके नेम्ड कंट्री पार्टनर फॉर द बायो एशिया 2023। हैदराबाद में आयोजित होने वाला है बायो एशिया का ये संस्करण। इसकी थीम रखी गई है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। आगे, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया? तो देखो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी एक बार फिर से बनेगी। वहां के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अनाउंस किया है कि विशाखापत्तनम को नई कैपिटल बनाएंगे। इससे पहले आपको याद हो, इन्होंने कहा था कि 3 राजधानियां बनाएंगे आंध्र प्रदेश की, विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती, लेकिन फिलहाल एक ही बनाएंगे विशाखापत्तनम में, जो कि ठीक है। और ये उन्होंने बताया क्योंकि ये जो है हर प्रकार से परफेक्ट है, कनेक्टिविटी भी यहाँ पर परफेक्ट है, हाईवे, रेल, हवाई, जलमार्ग सारा कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है, इसी वजह से ये बनाएंगे। और अभी तक क्या थी? अभी तक अमरावती थी, 3 प्रस्तावित थी, लेकिन फिलहाल एक करेंगे। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था। जो तेलुगु भाषी थे तेलंगाना चले गए थे, आंध्रा बोलने वाले आंध्र प्रदेश आ गए थे। आंध्र प्रदेश ही दोस्तों भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना था भारत का, ठीक है, 1953-54 में। तो ये भी आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का इतिहास बड़ा पुराना है। चलिए, फिलहाल हम लोग एक चीज और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात करने वाले हैं। असिस्टेंट लोको पायलट, इसका बैच लॉन्च किया गया है और इसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। अगर आप में से कोई है जो नहीं ज्वाइन किया है और इस रेलवे के प्रेस्टिजियस जॉब को ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, मंथली ई बुक्स भी आपको दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, जाइए एमजेटी ऐप ओपन कीजिए, बहुत ही कम दाम पर अभी है, आप इसको बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। अगला, बजट 2023 पेश किया गया। इसमें किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, बजट 2023 में 2047 तक, यानी कि जब हम लोग अपनी आजादी के 100 वर्ष को कंप्लीट कर लेंगे तब तक भारत को एनीमिया मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये टारगेट रखा है केंद्र सरकार ने। वैसे बजट की अगर बात करें तो बजट में इस बार 45,03,000 करोड़ खर्च करने जा रही है केंद्र सरकार। अभी तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट था, 45 लाख करोड़ का, जिसमें सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगी ब्याज देने पर। यानी कि जो भारत ने लोन लिया है अलग अलग जगहों से, उन लोन पर जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उन पर खर्च करेगी सरकार 10,79,000 करोड़ का। फिर परिवहन पर, फिर रक्षा पर, डिफेंस पर, ठीक है, सब्सिडी और पेंशन वगैरह पर ऐसे ऐसे किया जाएगा। शिक्षा पर 1.12 लाख, स्वास्थ्य पर 88,000 करोड़, ठीक है। तो ये खर्च होंगे। वैसे इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है और 2 टाइप से वीडियो दी हुई है। एक तो ऑब्जेक्टिव वाले भी दिया हुआ है एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो उसको आप देखना चाहें उसको देख सकते हैं, और एक ऐसे डिटेल वाला थ्योरी वाला भी दिया था मैंने, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जो सुटेबल लगे वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। एक जो और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ वो हुआ इनकम टैक्स स्लैब का। तो इस बार टैक्स स्लैब दोस्तों एक घटा दिया गया है, 6 टैक्स स्लैब घटा दिए गए कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले 7 थे, 6 कर दिया गया, या फिर उसे आप कहो कि 6 था 5 कर दिया गया, एक कम किया गया है कुल मिलाकर के। 0 से 3 लाख तक के लिए अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, पहले 2,500 देना होता था। 3 से 6 लाख के लिए 15,000 टैक्स देने होंगे, वगैरह वगैरह, ये टेबल आप पढ़ सकते हो। तो इस बार का सबसे बड़ा बजट है, यहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हो। निर्मला सीतारमण जी 5वां अपना बजट पेश की और पूरा का पूरा कार्यकाल इनका इस बार कंप्लीट होगा, तो 5 बार ये बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री भी बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का ये 10वां बजट है, ठीक। आगे देखते हैं, किस देश के जिले अल मिन्हाद का नाम बदलकर हिंद शहर किया गया? तो दोस्तों, यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वो अपने अल मिन्हाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर करेगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर इंडियंस की संख्या ज्यादा है और इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। तो जो अल मिन्हाद नाम का शहर था, हिंद शहर के नाम से अब जाना जाएगा, ठीक है। आगे, किस टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया? तो ग्राहम रीड दोस्तों ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी आपको पता होगा हॉकी विश्व कप आयोजित हुआ, हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुआ और भारत में ही आयोजित हुआ, ठीक है, 2023 का उड़ीसा में। तो भारत परफॉर्म नहीं कर पाया उतना, मतलब मेडल नहीं जीत पाया, तो इस वजह से भारत के जो कोच हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ग्राहम रीड ये रहे। अच्छा, जीता कौन? तो जीता इस बार दोस्तों जर्मनी ने।
जर्मनी ने किसको हरा करके जीता? बेल्जियम को हरा करके। बेल्जियम को हरा करके। अच्छा, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा क्या कि 2018 वाला जो हुआ था, जो कि उड़ीसा में ही हुआ था, यानी भारत ही मेजबानी उसकी भी किया था हॉकी विश्व कप की, उसको जीता कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, फिलहाल हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की, और उनको ये इस्तीफा अपना सौंप दिए हैं। आगे, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी का निधन हो गया। इन्होंने कौन सा संविधान संशोधन पेश किया था जिस वजह से ज्यादा फेमस हुए थे? तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक बहुत ही फेमस वकील, अधिवक्ता और भारत की सरकार के पूर्व कानून मंत्री रहे शांति भूषण जी का निधन हो गया। इन्होंने 44वां संविधान संशोधन पेश किया था, इस वजह से ये ज्यादा फेमस हुए थे। 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, याद होगा आपको कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार किया गया था। इसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन आया था ना, जिसको मिनी संविधान कहा गया था, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे आई थी, तो उनमें से कुछ चीजें एलिमिनेट की गई इनके संविधान संशोधन के तहत। तो उसके कई प्रावधानों को निरस्त किया था इन्होंने। इसके अलावा 2012 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, तो उसके संस्थापक सदस्यों में भी ये शामिल थे। ठीक है, तो बहुत बड़े पर्सनालिटी थी, आप ऐसे ही अंदाजा लगा ही सकते हो। शांति भूषण की पुस्तक आई थी कोर्टिंग डेस्टिनी, ए मेमोयर, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रशांत भूषण जो इनके बेटे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अभी एक वकील हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। ठीक है, तो इनका अभी निधन हो गया है। क्लियर? ये 1977 से 1979 के बीच भारत के कानून मंत्री रहे। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए, भारत के पूर्व कानून मंत्री अभी शांति भूषण जी का निधन हो गया, ये कब से कब तक भारत के कानून मंत्री थे? ऐसे टाइप भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप हर टाइप से आप याद रखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि के संरक्षण को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इसके पीछे का कारण भी आपको बताया गया है। रामसर कन्वेंशन हुआ था एक। ठीक है, रामसर साइट जो आप सुने हो ना, अक्सर चर्चे में आती रहती है कि भारत में जैसे इस टाइम पर 75 रामसर साइट है, तो आता रहता है चर्चे में कि अभी ये रामसर स्थल घोषित किया गया वगैरह वगैरह करके। तो वो है क्या एक्चुअली में? एक्चुअली में 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में एक वेटलैंड पर कन्वेंशन हुआ था। तो उसी को याद करते हुए उसमें ये किया गया कि दुनिया भर के हम लोग जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, जैसे यूनेस्को नहीं करता है, हेरिटेज साइट को रिकॉग्नाइज करके उनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में डालता है, ऐसे यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, रामसर साइट की लिस्ट में डालते हैं। तो उसमें जब जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी आ जाती है इनके पास। ठीक, तो ऐसे भारत में 75 रामसर साइट हैं। तो इसी दिवस को याद करते हुए 2 फरवरी को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस बार की थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन। अगला देखते हैं, अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? तो अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में इजराइल के हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। हाइफा पोर्ट को बहुत पहले ही इन्होंने ले लिया था, डील चल रही थी, लेकिन अब फाइनली अब जाकर के इन्होंने इसका पूरी तरीके से एक्विजिशन कर लिया है इजराइल के साथ। ठीक है, तो अडानी पोर्ट में अब इजराइल का हाइफा पोर्ट भी शामिल हो गया है। हाइफा पोर्ट दोस्तों, हाइफा जो है ना, ये फेमस है, इसके पीछे भारतीय सैनिकों का भी एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब हाइफा पर कब्जा दोबारा से पाने के लिए, या कहें कि हाइफा को छुड़ाने के लिए, इजराइल ने भारत की मदद मांगी थी और भारत के मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर से सैनिकों को भेजा गया था। उन्होंने हाइफा की आजादी दिलाई थी। यही वजह है कि दिल्ली में एक हाइफा चौक भी है। ठीक है, जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए थे तब उनके सम्मान में यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। ठीक, आईएमएफ ने बांग्लादेश को कितने अरब डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की? तो आईएमएफ ने बांग्लादेश को 4.7 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की है। आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखो, बांग्लादेश को ना ये मिल रहा है सपोर्ट पैकेज इतना बड़ा, ये 2 पार्ट में दिया जाएगा। एक तो देंगे 3.3 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि ईसीएफ और ईईएफ के तहत होगा, यानी कि एक्सटेंडेड क्रेडिट फैकल्टी और एक्सटेंडेड फंड फैकल्टी, इसके तहत होगा। और एक दिया जाएगा 1.4 बिलियन का, जो कि आरएसएफ यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फीचर्स के तहत होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप से टोटल मिलाकर के 4.7 अरब डॉलर इनको दिया जाएगा।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें अगर तो 1945 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। क्रिस्टियान जाजीवा अध्यक्ष हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवर गोरेंचस। और डिप्टी चीफ यानी कि जो डिप्टी चेयरमैन पर्सन हैं कह सकते हैं वो हैं गीता गोपीनाथ जी, भारतीय मूल की। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जय 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 महाराष्ट्र माझा को अपना राज्य गीत घोषित किया। औपचारिक रूप से इसे कब अपनाया जाएगा? इसे 19 फरवरी को अपनाया जाएगा। 19 फरवरी को क्यों? क्योंकि 19 फरवरी को दोस्तों होता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। तो उस अवसर पर मराठा साम्राज्य के जो कि वो संस्थापक थे, तो उस अवसर पर महाराष्ट्र का नया राज्य गीत जो कि जय जय महाराष्ट्र माझा है, इसको राज्य गीत घोषित कर दिया जाएगा और अपना लिया जाएगा। ऐसे इसकी अनाउंसमेंट किया है वहां के जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने। अच्छा, इस गीत को लिखा किसने है? राजा बधे ने। गाया किसने है? गाया है बालाधीर कृष्णराव साबले, जिनको साहिर साबले भी कहा जाता है, ये सिंगर हैं। ठीक, चलो आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यूपी गवर्नमेंट ने एथेनॉल के उत्पादन के लिए अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ साझेदारी की हुई है। डेनमार्क भारत की एथेनॉल के प्रोडक्शन में मदद करेगा। ठीक है, भारत को टेक्नोलॉजी देगा और भारत को किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ये एथेनॉल का प्रोडक्शन करने में मदद करेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि भारत में जल्द ही आपको 20 से 25% तक का डीजल जो पेट्रोल है, पेट्रोल गाड़ियों में एथेनॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि 100% अगर आप पेट्रोल डलाते हैं तो उसमें 20% आपका ये होगा। दोस्तों, सीजीएल की एक बार फिर से वैकेंसी आ गई है, भरमार हो गई है वैकेंसीज की। अब आपको अगर अब सिलेक्शन नहीं मिला तो कभी नहीं मिल सकता है। बस आपको झांकना होगा अपने अंदर, कोशिश करनी होगी कि क्या आप इस कैपेबल हो कि वो चीजों को उतने समय में सभी क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। एक बार आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। जीके जीएस में आपका बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। सीएचएसएल एमटीएस में यहीं से टॉपर बनते हैं। आपने देखा ऑल इंडिया रैंक 3 ने रिकमेंड किया है चैनल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार सक्सेस पाए हुए हैं। अगर आप सीएचएसएल या एमटीएस या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो जीएस स्पेशल ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है, बहुत ही कम दाम रखा गया है। इसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो एमसीटी ऐप पर। कोई भी अगर आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ भी सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर भी वहां पर मिल जाएगा। अगला, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया? ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। भारत का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यानी तैरता हुआ महोत्सव, ठीक है, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ये इकलौता ऐसा होता है एशिया में पूरा। ठीक है, उषा ठाकुर जो कि पर्यटन मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया 1 फरवरी को। इसे गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला में मुख्य देश या कहें थीम देश किसे चुना गया? तो देखो, मैड्रिड में जो इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें थीम कंट्री चुनी गई है भारत। और भारत में जो कोलकाता में होता है कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर, उसमें थीम कंट्री चुनी गई है स्पेन को। ये दोनों ही आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कोलकाता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव पहले होगा और 2025 में जो स्पेन में या कहें कि मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला जो होगा उसमें भारत थीम कंट्री होगा। क्लियर? तो दोनों आपस में बराबरी कर लिए। ठीक है, यहाँ पर कोलकाता बुक फेयर का लगा हुआ है इमेज। तो ठीक है, फिलहाल 1933 से इस मेले की शुरुआत हुई लेकिन कभी रेगुलर नहीं आयोजित हो पाया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड कैंसर डे बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, और इस बार का जो वर्ल्ड कैंसर डे था इसकी भी थीम वही थी जो पिछली बार थी और आगे भी अगली साल भी वही होगा। क्या? क्लोज द केयर गैप। ये एग्जाम्स में पूछा गया था। पिछली बार कई एग्जाम हुए रेलवे के और एसएससी के जिसमें ये पूछा गया कि विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है। ये थीम विश्व कैंसर दिवस की जरूर पूछी जाती है। याद रखना 2022, 2023 और 2024 तीनों वर्ष के लिए क्लोज द केयर गैप ही रखा गया है। अच्छा, ये तो हुआ विश्व कैंसर दिवस। अगर आपसे पूछा जाए चलो बताओ भारत का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 7 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, दिवस मनाया जाता है। हैंग कर रही है पेन, थोड़ा सा लैग कर रही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही के प्रतीक को हटाने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की हुई है कि वो अपने जो बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही प्रतीक हुआ करता था, यानी कि ब्रिटेन के जो राजा या रानी की फोटो हुआ करती थी, वो अब नहीं कंटिन्यू करेगा। क्योंकि एलिजाबेथ जब तक थी तब तक तो ठीक है, लेकिन अब उनके बाद जाने के बाद प्रिंस चार्ल्स की फोटो लगाई जानी है, ब्रिटेन में छपाई चल रही है।
ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि अब वो आगे आने वाले समय में वो मुद्रा पर अपने जो हीरोज होंगे, अपनी जो कल्चरल चीजें होंगी, उनको वो पब्लिश करेंगे। शुरुआत ये $5 के बैंक नोट से करेंगे। ठीक है, तो स्वदेशी संस्कृति का सम्मान करने के लिए ये बदलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने हरियाणा में 36वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। यहां पर आप आर्टिकल देख लीजिए, 36वां संस्करण था क्राफ्ट मेला का। दुनिया का सबसे बड़ा ये क्राफ्ट मेला होता है। तो 36वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोस्तों एक बार फिर से टॉप पर आ गए हैं। पीएम मोदी टॉप्स लिस्ट मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विद 78% रेटिंग। ये अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है द मॉर्निंग कंसल्ट। इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की, जिसमें नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 78% एक्सेप्टेंस के साथ टॉप पर आए हैं। सेकंड पर एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ब्राजील के। थर्ड पर हैं ऑलन बेरसेट, जो कि स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और वहीं जो बाइडेन का स्थान 7वां है। आगे देखते हैं, हाल ही में सरकार ने किस आईआईटी संस्थान को प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए 242 करोड़ रुपए का अनुदान दिया? तो केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में भी अनाउंसमेंट किया था कि इस बार जो लैब में विकसित हीरे हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उन पर छूट भी दी जाएगी। तो इसके लिए आईआईटी मद्रास को जिम्मेदारी सौंपी है कि आप इस पर रिसर्च करो, और रिसर्च करने के लिए 242 करोड़ रुपए भी इसको पकड़ा दिए गए हैं आईआईटी मद्रास को। ठीक है, यहां पर रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल भी देख पाओगे। तो अगले 5 सालों की अवधि में इनको दिया जाएगा। लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए आपको कहीं कहीं एलजीडी शॉर्ट फॉर्म में भी दिखा मिल सकता है। आगे, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया? तो परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा ये वहां के आर्मी चीफ भी रह चुके थे। इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, आगे चल करके इनको फांसी की सजा सुनाई गई, हालांकि बाद में फांसी नहीं पाए, ये अपनी ही मौत मरे हुए हैं। इमेज में देख लो आप, यही थे परवेज मुशर्रफ। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इनको अमाइलाइडोसिस बीमारी थी और इस वजह से इनका निधन हुआ है। ठीक, अगला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो लद्दाख के यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये वही स्थल है दोस्तों जहां पर काली गर्दन वाले क्रोन पक्षी ज्यादा पाए जाते हैं, और इस एरिया को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत झील, वहां के पक्षियों की वजह से जाना जाता है। तो इसको अभी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यानी बीएचएस का दर्जा दे दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए G20 समिट के दौरान खास करके डिजिटल इंडिया को एडवर्टाइज करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया चलता है, क्या क्या चीजें जो हैं वो लोगों को हेल्प पहुंचा रही हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से, क्या मुहिम है, ये दिखाने के लिए ये शुरू किया गया है। और सबसे पहले शुरुआत किया गया है लैंड ऑफ नवाब से यानी लखनऊ से। ठीक है, तो एक डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने वाली है 13 से 5 फरवरी को, लखनऊ में ही होगी। उसको लेकर के ये हो रहा है। वैसे G20 की अभी Y20 समिट भी एक हुई। Y20 समिट कहां पर हुई? 6 से 8 फरवरी को हुई ये गुवाहाटी में। इसको भी याद रखिएगा। Y20 इसी G20 का हिस्सा है और G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। आगे, 2027 में फुटबॉल एशिया राष्ट्र कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में जो फुटबॉल का एशिया कप होगा उसकी मेजबानी सऊदी अरेबिया करेगा। वैसे 2023 वाला अभी होना है। 2023 वाला होगा कहां पर? कतर में होगा, और 2027 वाला होगा सऊदी अरेबिया में। ये अनाउंसमेंट अभी किया गया है। एशिया फुटबॉल कप की बात कर रहे हैं। अभी तक के इतिहास में सऊदी अरेबिया ने कभी होस्ट नहीं किया था। वैसे सऊदी अरेबिया से आपको याद आ रहा होगा, इसी का एक फुटबॉल क्लब है अल नासर, जिसने अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया था, और खरीद लिया है 2025 तक के लिए, और अभी तक की सबसे महंगे दाम में इनको खरीदा है। $200 बिलियन पर ईयर के हिसाब से पे करेगा। तो फिलहाल एशिया कप यहीं पर होगा फुटबॉल का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव कहां पर शुरू किया गया? तो काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई का बहुत ही मशहूर महोत्सव होता है। मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है और बहुत ही फेमस होता है। इसका शुरुआत इसकी हमेशा फरवरी महीने के पहले शनिवार को होती है और अंत इसका फरवरी महीने के दूसरे रविवार को हो जाता है। इस बार इसका 23वां संस्करण था। ठीक,
आगे, किस देश में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई? तो दोस्तों अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में, इन दोनों देशों में 7.8 तीव्रता के भूकंप देखे गए और ऐसे 3 भूकंप आए और एक के बाद एक 3 अर्थक्वेक आने की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये पहले 7.6 रिएक्टर स्केल का आया तीव्रता का, फिर 7.8, फिर 6.5 तीव्रता का, 3 झटका आया था तुर्की और सीरिया में, ठीक है। और इस वजह से 4000 से ज्यादा की मौत हो गई है। अगला, किसने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता? तो एक बार फिर से आईटीबीपी की टीम ने जीत लिया है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की टीम ने एक बार फिर से नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। लगातार 3 बार से जीतती आ रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे, और इतने लद्दाख स्काउट्स को हरा करके जीत लिया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया? आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कहां पर आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में, ठीक। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। अगला, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस भारतीय 21 महीने का बैन लगा? तो दोस्तों दीपक कर्माकर पर बैन लगा दें 21 महीने का, क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल पाई गई है। दीपक कर्माकर ये बहुत ही फेमस एक जिम्नास्ट की खिलाड़ी हैं और इन पर अभी बैन लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड जो मटेरियल है हाइजेनामाइन, इनका सेवन करते हुए इनके मतलब शरीर में इसकी मात्रा पाई गई है। तो इस वजह से चूंकि इसे वाडा ने बैन कर रखा है, इस प्रोडक्ट को, इस पदार्थ को 2017 में, इस वजह से इनको बैन किया गया, ठीक है। इनका सैंपल लिया गया था 11 अक्टूबर को ही 2021 में। 10 जुलाई 2023 को इनका बैन कंप्लीट भी हो जाएगा। मतलब 21 महीनों का प्रतिबंध लगा तो, लेकिन जब रिजल्ट आया, जब तक पता चला, तब तक वो 10 जुलाई 2023 हो चुका है। तो इनका बैन जल्द ही समाप्त भी होने वाला है। अगला, ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? ग्रैमी अवार्ड 2023 अगर बात करें इनमें से ऑप्शन में, तो रिकी केज ने जीता है। रिकी केज दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इन्होंने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। वैसे ग्रैमी अवार्ड पर अभी मैंने एक वीडियो भी दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, ग्रैमी अवार्ड लिख करके सर्च कीजिए, या फिर यूट्यूब पर ग्रैमी अवार्ड एमजेटी लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से आप बहुत ज्यादा चीजें डिटेल पा जाते हैं, जैसे कि उससे रिलेटेड स्टैटिक जानकारियां हुई या और भी जो कुछ मिलते जुलते इन्फॉर्मेशन हुए वो मिल जाती है आपको, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर डिवाइन टाइड्स के लिए मिला हुआ है रिकी केज को, ये दिख रहे हैं रिकी केज यही है, ठीक है। बेंगलुरु में पैदा हुए, अमेरिका में रहने लगे थे और 3 बार ये ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। 2 बार तो लगातार जीते हैं, यानी 2022 में भी ये जीते थे पिछली बार, और 2023 में भी जीते थे। इसके पहले 2015 में ये जीते थे, ठीक। चलिए, डिवाइन टाइड्स के लिए जैसे ग्रैमी अवार्ड वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन कौन भारतीय अवार्ड जीत चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि भारत के पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता रविशंकर थे और रविशंकर 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। आगे देखते हैं, फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे ज्यादा बिक्री की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है। फेम की जो सेकेंड स्कीम है, यानी कि इसका दूसरा जो संस्करण, दूसरा चरण लॉन्च किया गया था, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचा है महाराष्ट्र ने। इसके बाद कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी केवल 4.6% ही है। फेम योजना के तहत सरकार दोस्तों सब्सिडी के रूप में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये योजना 1 अप्रैल 2019 में शुरू की गई थी 3 वर्षों के लिए, लेकिन आगे चल करके मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। फेम का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्लियर दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो, वीडियो पसंद आती हो, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और इसकी क्विज, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगले वीक में अगले वीकली करंट अफेयर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।